बुढ़िया, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही घर में चोरी करते हुए? तूने किसकी इजाज़त से यह हलवा बनाया है? इन दोनों की चटोरी जीभ का तो मैं अभी निकालती हूँ। कहती हुई बड़ी बहू शिखा गुस्से में लाल पीली होती हुई अपनी सास के मुंह में 2 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे मालती जी के मुंह का हलवा भर भराकर कुछ उनके कपड़े पर तो कुछ जमीन पर गिर गया। बहू का ऐसा रौद्र रूप देखकर विश्वनाथ जी अवाक एकटक बहू को देखते ही रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। वहीं उसने विश्वनाथ जी के हाथ में रखे हलवे के गर्मा गर्म कटोरे को ऐसे ठोकर मारी कि कटोरे में रखा गर्मा गर्म कुछ हलवा उनके कपड़े पर गिरा और कुछ हलवा दूर जाकर गिरा। उसी समय शिखा का पिता भी अपनी बेटी से मिलने उसके घर आए हुए थे, लेकिन शिखा को पता नहीं था कि उसके पिता उसके घर आए हुए हैं। उसने अपनी सारी भड़ास अपने सास ससुर पर निकाल दी। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति अपनी बहू के इस तरह के कारनामे को असहाय की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन वे दोनों अपने आप को इतना लाचार और बेबस महसूस कर रहे थे कि कुछ समय के लिए तो ऐसे हो गए जैसे काटो तो खून नहीं। दरअसल विश्वनाथ जी अपनी शादी की सालगिरह को कभी भी नहीं भूलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब से मालती जी उनके जीवन में आई हैं तभी से उनके अच्छे दिन की शुरुआत हुई है। जबकि शादी के पहले उन्होंने बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन शादी के बाद एक सुख उनके जीवन में आते रहे। इसलिए उस दिन भी विश्वनाथ जी सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपनी पत्नी मालती जी को जगाते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान, सबसे पहले तो आपको हमारी शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। मालती जी बोलती हैं, आपको भी जी। अब जल्दी से उठो और चलो हलवा बना लो। आज तुमने उठने में बहुत देर कर दी, क्या बात है? मालती जी बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आज आँख जरा ज़्यादा लग गई बस। और उठकर काम में लग जाती हैं। किचन में जाकर गर्मा गर्म हलवा बनाती हैं और ऊपर से ड्राई फ्रूट से सजा देती हैं। और वे सोचती हैं कि आज तो मेरे पति ने खीर क्यों नहीं बोला, जबकि उनको तो खीर पसंद है, हलवा तो मुझे पसंद है। हंसते हंसते तभी वह 2 कटोरी गर्मा गर्म हलवा बनाकर अपने पति को परोस देती हैं। विश्वनाथ जी खुश होकर फिर से बोले, सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी जान। आज हमारी शादी को 50 साल बीत गए हैं और हमने खुशी खुशी यह सफ़र तय किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जीवन साथी हो और हमने इतना लंबा सफ़र एक साथ तय किया है बिना किसी खटपट के। मालती जी यह बात सुनकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, आपने मुझसे हलवा क्यों बनवाया? विश्वनाथ जी बोले, अगर मैं न बनवाता तो तुम अपने लिए न बनाती, इसलिए मैंने सोचा चलो शादी का सालगिरह है तो सुबह सुबह मुंह मीठा करके शुरुआत किया जाए। तभी विश्वनाथ जी और मालती जी दोनों एक साथ बैठकर हलवा खाने लगते हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। पुरानी बातों को छेड़कर खूब मज़े ले रहे थे। तभी उनकी बहू शिखा कमरे में पहुंच जाती है। दोनों को हंसता देखकर आग बबूला हो जाती है और ऊंची आवाज़ में बोली, मैं पार्टी में जरा सी क्या गई तो आपने तो अपनी मनमानी शुरू ही कर दी। कब्र में जाने की उम्र आ गई है और आप पार्टी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इस उम्र में भी रोमांस फरमा रहे हैं। शर्म भी नहीं आती खुलेआम यह सब करते हुए? और हलवा का कटोरा देखते ही बोली, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप बिना मुझसे पूछे किचन में घुस गई और ये क्या हलवा बनाया है? मैं थोड़ी देर बाहर क्या पार्टी करने चली गई, आपने तो अपनी मनमानी शुरू कर दी।
पूरे घर में अपना ही डेरा डाल लिया। इस उम्र में भी जीभ का चटोरापन सूझता रहता है। और मेरे बच्चे क्या खाएंगे जब वे स्कूल से आएंगे? मैं सिर्फ पार्टी में ही नहीं गई थी, वहाँ से मुझे स्कूल का भी काम था, मैं वहाँ भी गई थी। बच्चे अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, मैं उन्हें क्या दूंगी जब वे घी लगी रोटी मांगेंगे? पता नहीं है क्या, घी बहुत महंगा हो गया है। अरे बहू, बस थोड़ा ही घी लिया है और तुम्हारे ससुर का खाने का मन था तो मैंने बना दिया। अरे इस उम्र में भी कोई हलवा खाता है क्या? और ऊपर से ड्राई फ्रूट भी आपने डाल दिए। यह सारा दृश्य बाहर खड़े उसके पापा दरवाजे की आड़ में देख रहे थे। बेटी को पता नहीं था कि उसके पिताजी बाहर खड़े सारा तमाशा देख रहे हैं और बेटी ऊंची आवाज में अपने ससुर से बात किए जा रही थी। तभी विश्वनाथ जी बोले, इतना चिल्ला क्यों रही हो बहू? बस थोड़ा सा हलवा तो बनाया है, और क्या तुम्हारी कमाई का बनाया है? मेरा बेटा कमाता है, उसकी कमाई का बनाया है। तुम भी तो उसके पैसों से पार्टी कर रही हो ना? विश्वनाथ जी बोले, शायद बहू तुम भूल रही हो, तुमसे पहले यह घर हमारा है, हम भी अपनी मर्जी का खा पी सकते हैं, तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी बहू गुस्से में आकर तपाक से बोली, पिताजी, अब ये घर आपका नहीं है, मेरे पति का है और उनके बाद मेरा है। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं अपना थैला उठाकर। और गुस्से में उनके हाथ से हलवा का कटोरा छीनकर फेंक देती है। तभी वह गर्मा गर्म हलवा का छींटा उसके पापा के मुंह पर भी पड़ जाता है। आपके और भी तो 2 बेटे हैं ना? मैं बड़ी बहू हूँ तो इसका मतलब क्या मैं पूरी उम्र आपकी सेवा करती रहूँगी? छोटे 2 बेटों का कुछ फर्ज नहीं है क्या? छोटे बेटे तो विदेश में जाकर बस गए और सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है, आपका मैंने ठेका नहीं लिया है। तभी विश्वनाथ जी सहमी आवाज में बोले, बहू, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो इतना भड़क रही हो? सिर्फ हलवा ही बनाया है। इस पर शिखा जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाई आपने? और अगर बनानी ही थी तो मेरी पार्टी से आने का इंतजार तो कर लेते, सब्र नहीं होता है क्या? आगे से मेरी रसोई में मेरे पूछे बिना इजाज़त के कदम रखा तो आपके लिए यह ठीक नहीं होगा। इस घर की मैं मालकिन हूँ और आपका बेटा मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और पति के हर चीज़ पर हक होता है उसकी पत्नी का, ना कि तुम जैसे बुढ़े बुढ़िया का। और मैं जैसा कहूँगी तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। यह कहकर शिखा अपने कमरे में चली गई और विश्वनाथ जी की आंखें भर आई। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। मालती जी और विश्वनाथ जी के 3 बेटे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी दूसरों के मुकाबले उन्होंने अपने तीनों बेटों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। दोनों छोटे बेटे डॉक्टर बन गए और बड़ा बेटा विनोद आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों दंपत्ति अपने बच्चों की तरक्की देखकर काफ़ी खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। तीनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों छोटे बेटे अपनी पत्नी को लेकर विदेश चले गए और वहीं डॉक्टरी करने लगे, जबकि बड़ा बेटा माँ बाप से अत्यधिक प्रेम करता था, जबकि उनके छोटे बेटों को उनकी इतनी परवाह नहीं थी। इसी का खुन्नस अपने सास ससुर पर बहू निकालती थी, अपने सास ससुर को तंग करती थी। विश्वनाथ जी आज रो रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। क्यों? उन्होंने अपने 2 बेटों के डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और आज यह हालत हो गई कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बूढ़े बुढ़िया यह बातें सोच ही रहे थे कि तभी शिखा अपने कमरे से निकलकर आती है और बड़े ही झटके से चिल्लाते हुए कहती है कि अब गपशप मत करिए, यह जो हलवा गिरा है और सारा फर्श खराब हो गया है उसको तुरंत साफ कीजिए।
शिखा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों दंपत्ति की आंखों में आंसू आ गए और मालती जी ने आंखों में आंसू भरकर ही फर्श को साफ किया, पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर आंसुओं की धारा बहाने लगी। और इधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़े उसके पापा यह सब देखकर उनकी गर्दन शर्म से झुक गई और वे शिखा से मिलने उसके घर न जाकर वापस अपने घर लौट आए और आकर हॉल में बैठ गए। तभी उनकी दोनों बहुएं आई और उनके लिए खाना लाई और कुछ समय बाद जब वे पानी लेकर आती हैं तो देखती हैं खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। पिताजी एकटक होकर बस एक जगह देख रहे थे। उनके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। दोनों बहुएं कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ है? आप तो दीदी से मिलने गए थे ना, कुछ हुआ है क्या वहाँ पर? आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना ठंडा हो गया है। पिताजी, हम फिर से बनाकर गरम खाना करके लाते हैं। पिताजी को अपनी बहुओं पर अभिमान हो रहा था। वे बोलने लगे, नहीं नहीं मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं शिखा से मिलने गया था और वहाँ पर शिखा अपने सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। ऐसा तो कोई अपने जानवर से भी ना करे। 2 दिन अगर जानवर घर पर रहे तो लोगों को उससे भी लगाव हो जाता है, पर वह अपने सास ससुर के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी जिसे देखकर मैं तो दंग रह गया। तभी उनकी पत्नी वहाँ हॉल में आ जाती हैं। श्यामलाल जी अपनी पत्नी से कहते हैं, शायद हमने उसको अच्छी पढ़ाई तो दी, लेकिन उसको इंसानियत का पाठ पढ़ाना भूल गए। हमारे परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई है। हर माँ बाप की तरह हमें भी अपनी बेटी पर गर्व था कि जहाँ भी जाएगी हमारा सर ऊंचा रखेगी, लेकिन वह इतना नीचे गिर गई। कहते कहते श्यामलाल जी रोने लगे। तभी उनकी पत्नी बोली, तो आपने उसे मारा क्यों नहीं, डांटा क्यों नहीं? हाथ पकड़कर घर ले आते तो मैं उसे कुछ समझाती। वह अपने सास ससुर से तुनक तुनक कर बात कर रही थी कि मुझे अंदर जाकर उनसे आंख मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं इस लड़की का पिता हूँ। मैं तो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा और आज से मेरी बेटी के लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद। और आप लोगों से भी यही विनती करूँगा कि आप लोग भी उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लें, वह मेरे घर ना आए। यही मेरी आप दोनों बहुओं और पत्नी को मैं बोलना चाहता हूँ। तभी श्यामलाल जी की पत्नी बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हम उसके माँ बाप हैं, हम बड़े हैं, हमें छोटों को सही रास्ता पर लाना होगा। यह हमारा फर्ज है, न कि उनको अंधकार में धकेल देना चाहिए। एक मौका तो दीजिए। बहू ने भी कहा, पिताजी माँ जी सही कह रही हैं। 2 दिन बाद रक्षाबंधन आ रहा है, दीदी आएंगी तब हम उनको जरूर सबक सिखाएंगे। आप यह सब हम पर छोड़ दीजिए। ललिता, आज मैं बहुत ही असहाय सा महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी शिखा को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, पर उसे अच्छा इंसान नहीं बना पाया। श्यामलाल जी अपनी पत्नी से बोले। ललिता जी ने अपने पति को संभाला और कहा, छोड़िए जी, आप यह वक्त टूटने का नहीं है। कल जाकर शिखा को यहाँ लेकर आइए। अपनी पत्नी की उम्मीद भरी बातें सुनकर श्यामलाल जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें राहत महसूस हुई। श्यामलाल जी अपनी बेटी शिखा के ससुराल जाते हैं और विश्वनाथ जी और मालती जी को प्रणाम करते हैं। वह उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं और अपनी बेटी शिखा को रक्षाबंधन के पर्व पर घर ले जाने की अनुमति मांगते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो ले जाना चाहता हूँ। त्यौहार है और बेटियों के बिना तो यह त्यौहार मनाया ही नहीं जा सकता। तभी शिखा आती है, अपने सास ससुर को घूरने लगती है और कहती है, अपने घर जाने के लिए कैसी अनुमति मांगना पापा। घर पहुंचते ही शिखा बहुत खुश हो जाती है और अपनी दोनों भाभियों से मिलती है। तभी वह कहती है, माँ कहाँ है पापा, माँ नज़र नहीं आ रही है। उसके पिता बोले, ऊपर कहीं रूम में होगी। शिखा
अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उसकी माँ उसको कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसे चिंता होने लगी। तभी उसने किसी रूम में खांसने की आवाज़ सुनी। वहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ जाकर उसने देखा उसकी माँ उस कचरे वाले रूम में बंद है। अपनी भाभीयों से बोली, भाभी, ये क्या तरीका है माँ को कचरे वाले रूम में क्यों बैठाया है? उनकी दोनों भाभीयों ने बोला, बुढ़िया की जीभ बहुत चटोरी हो गई है, दिन भर चटोरापन करती रहती है और पेट में दर्द होता है, उल्टी हो रही है, इसलिए हम लोग इसको कोठरी में बंद कर दिए हैं। पूरा घर गंध से महक रहा है। यहाँ रहेंगी, दिन भर उल्टी करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्या? बुढ़ापे में क्या कुछ खाने का मन नहीं होता? अरे भाभी, माँ की तबीयत खराब थी तो उनको कोई दवाई लाकर दे देती, डॉक्टर के पास लेकर चली जाती कि उनको कोठरी में बंद कर देंगी। और पापा, आपने भी भाभी से कुछ नहीं बोला? बेटा, अब तो बहुओं का ही राज है, उनकी ही मर्जी चलेगी। हम बूढ़े बूढ़ियों को कौन पूछेगा? क्यों पिताजी, यह आपका घर नहीं है। पहले यह घर आपका है, फिर भाभीयों का है। उनकी भाभी ने बोला, दीदी, आप तो चुप ही रहिए। आप तो मेहमान बनकर आई हैं, त्योहार मनाइए और अपने घर को शांति से लौट जाइए। आप हमारे घर के मैटर में मत पड़ो तो ही अच्छा होगा। फिर दोनों बहुओं ने सास को कोठरी में बंद कर दिया। शिखा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने दरवाजे को तोड़ दिया। अपनी माँ को निकालकर दवाइयाँ दी और उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया। माँ, पापा, भाभी को तमीज भी नहीं है कि कैसे बड़े बूढ़ों का लिहाज करके बात करना चाहिए। आपको तो उनके गाल में एक एक थप्पड़ जमा देना चाहिए। ऐसा सुनकर पिताजी ने शिखा की गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया और माँ ने भी दूसरे गाल में थप्पड़ जड़ दिया। शिखा अवाक रह गई कि गलती भाभी की है और मम्मी पापा मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ लगाए जा रहे हैं। वह बोली, पापा, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों मारा? पिताजी बोले, उस दिन जब तुम्हारी सास ने थोड़ा सा हलवा बनाया था तो कितना हल्ला मचा दिया था तुमने। उस समय शर्म नहीं आई तुझे? मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा सब तमाशा देख रहा था। उल्टे पांव अपने घर वापस लौट आया। गऊ जैसे सास ससुर के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रही थी तुम। उनको खाने के लिए तिल तिल मारती है, तड़पाती है, उन पर अपना हुक्म चलाती है। यह कौन सा तरीका है बड़े बूढ़ों का सम्मान देने का? अरे, उन्होंने अपना बेटा तुम्हें दिया है और जब उस बेटे को पता चलेगा कि तू उनके बड़े बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती है तो क्या वह तुम्हें माफ़ करेगा? क्या वह तुम्हें इज्जत देगा? पिताजी, मैं क्या करती? मैं बड़ी बहू हूँ तो क्या मैं ही ताउम्र बूढ़े माँ बाप का सेवा करूँगी? दो दो बेटे और भी हैं उनके, वो क्या नहीं कर सकते? जितना माँ जी ने मुझे दिया है उनको भी तो उतना ही दिया है। तब उसके पिताजी बोले, बेटी, उनकी करनी उनके साथ, तेरी करनी तेरे साथ। जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल खाएगा। तू पाप में भागीदारी क्यों बन रही है? तू भी तो ऐसा करेगी तो तुझमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तू अपने दोनों देवर से बात तो करती माँ को ले जाने के लिए। हो सकता है वे इसलिए छोड़ गए हों माँ बाप को तुम्हारे पास, क्योंकि तू अकेली रहती है। यहाँ पर तेरी दोनों भाभियाँ सास ससुर के आगे पीछे डोलती रहती हैं, सेवा करती हैं, कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती हैं, संस्कारी हैं। उनके माँ बाप को अपनी बेटियों पर कितना गर्व होता होगा, पर मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने पर। पिताजी की बातें सुनकर शिखा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत अपने पिताजी से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी पापा, अब अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। वह वापस अपने ससुराल चली जाती है तो वहाँ देखकर चौंक जाती है। विश्वनाथ जी और मालती जी अपना सामान पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। शिखा कहती है, पिताजी, मम्मी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? विश्वनाथ जी बोले, जहाँ बुढ़ापे में शरण मिल जाए वहाँ चले जाएंगे, फिर तुमको तंग नहीं करेंगे।
तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारा घर तुमको सौंप दें, फिर जाएं, नहीं तो कब का चले गए होते। शिखा उनके पैरों पर गिरकर नाक रगड़ने लगती है। पिताजी, मम्मी जी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके सिवा मेरा कौन है? मैं अकेली कैसे रहूंगी? उनसे माफ़ी मांगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। आगे से ऐसा नहीं होगा। विश्वनाथ जी, मालती जी उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के प्यार की ज़रूरत होती है बेटा, कोई महंगे महंगे गिफ्ट की नहीं। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शिखा बहुत शर्मिंदा होती है और किचन में जाकर गर्मा गर्म हलवा बनाकर लाती है। अपने हाथों से प्यार से शिखा उन्हें खिलाती है। यह देखकर विश्वनाथ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं मालती जी भी खुश होकर अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। शिखा के पिता उसके घर आए और उन्होंने अपनी बेटी को भी आशीर्वाद दिया। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता है और कहते हैं, तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। इन सब बातों के बारे में जब विनोद को पता चलता है तो वह भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह भी अपने मम्मी पापा की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। लेकिन अब शिखा के अच्छे व्यवहार के बारे में पता चलते ही सबसे पहले उसने अपने ससुराल वालों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपनी बिगड़ैल बेटी को सही रास्ते पर ला दिया। तो दोस्तों, श्यामलाल जी और ललिता जी जैसे माँ बाप अगर आज इस समाज में सारे माँ बाप हो जाएं तो किसी भी बेटी का घर नहीं टूटेगा। और हमारी संस्कृति है कि हमारे बूढ़े हो चुके माँ बाप की इज्जत और सेवा करनी चाहिए, न कि उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देना चाहिए। घर के मुखिया माँ बाप होते हैं। उनको जितना अनुभव होता है उतना अनुभव हम चाहे जितना पढ़ लिख लें उनके बराबर अनुभव हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा उतार चढ़ाव जीवन में देखा है, ज़्यादा दुनिया देखी है। इसलिए अपने माँ बाप को हर संभव इज्जत और मान सम्मान देना चाहिए। उनका स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।